दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष अपनी हिंदी की सीरीज में अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं, जहां हम चर्चा कर रहे हैं द्विवेदी युग से संबंधित लेखों के बारे में एवं उनकी रचनाओं के बारे में। देखिए हम लोग बहुत विस्तार से हिंदी को पढ़ रहे हैं, हिंदी को पढ़ते पढ़ते हम हिंदी साहित्य पर आ चुके हैं। दोस्तों एक सीरीज हमने जो बनाई है जो अपनी हिंदी के नाम से है, इसमें हमारा टारगेट है कि प्रतिदिन हम लोग एक नए टॉपिक पे चर्चा करते हैं। ठीक है, तो पूरा ग्रामर का जितना टॉपिक था सब पढ़ाने के बाद हमने साहित्य वाली टॉपिक को स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास को लेक्चर कवर किया, उसके बाद आदिकाल से संबंधित रचनाओं का अलग लेक्चर कवर किया, उसके बाद भक्ति काल की रचनाओं का अलग लेक्चर कंप्लीट किया, रीति काल का अलग हो गया, आधुनिक काल का अलग हो गया। ये 5 पार्ट मैंने अलग दिए। फिर मुझे लगा आधुनिक काल के अंदर जो जितनी शाखाएं हैं उन पर भी चर्चा करना चाहिए, तो हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया भारतेंदु काल की रचनाएं, वो मैंने आपको पढ़ा दिया। आज द्विवेदी युग की रचनाओं के बारे में पढ़ने वाले। ठीक है, इसी तरह से आगे जो है छायावाद युग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रगतिवाद पढ़ेंगे, प्रयोगवाद पढ़ेंगे, नई कविता के युग से संबंधित काल को देखेंगे और वहां से संबंधित प्रश्नों को भी देखा जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के 8-10 लेक्चर में ये बढ़िया से आपके साहित्य वाले पोर्शन पर एक झलक आपको मिल जाएगी। ठीक है, और याद रखेगा ये तो समझिए कि फ्री में आपको क्लासेस दी जा रही हैं। अगर आपको और आनंद पूर्वक क्लास लेना है तो आप एक मौका दीजिए, हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़कर देखिए, बहुत अच्छी आपकी तैयारी होगी। हिंदी का कोर्स तो है ही हमारे पास, जीके जीएस का बैच भी दोस्तों कभी आप मुझसे पढ़कर देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि नितिन सर कितना बेहतरीन ढंग से पढ़ाते हैं और जो कंटेंट होता है उसमें कितना दम होता है। ठीक है, तो हमारे पास भारतीय राज्य व्यवस्था यानी संविधान का बैच भी है और हिस्ट्री का बैच भी है। ठीक है, तो एक बार कम से कम डेमो आप जरूर देखिए। डेमो आपको कहां से देखने को मिलेगा? स्टडी 91 ऑफिशियल एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, सारा डेमो आपको बैच के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये आज के सवाल हैं जिस पर हमें चर्चा करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ना आरंभ करते हैं। मान लीजिए परीक्षा में एक सवाल आए कि द्विवेदी युग का नामकरण जो है, हम द्विवेदी युग पढ़ने जा रहे हैं, इसका नामकरण जो है ये किस साहित्यकार के नाम पर इसका नामकरण हुआ है? तो क्या बताएंगे दोस्तों? हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं, याद रखेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर इसका नामकरण हुआ है। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, और इन्होंने सरस्वती नाम की एक पत्रिका भी स्टार्ट किया था। सरस्वती नामक पत्रिका के संपादक भी रहे दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, ये भी याद रखेंगे, बहुत फेमस पत्रिका है, बहुत बार सवाल आया। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहां जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिख रहा है दोस्तों, ये शुक्लोत्तर युग के कवि हैं। ठीक है, इसको मैं अलग पेन से लिख देता हूं, ये किस युग के कवि दोस्तों? तो कभी भी परीक्षा में आए तो बताइएगा ये शुक्लोत्तर युग के कवि हैं। ठीक है, जबकि रामचंद्र शुक्ल और मैथिली शरण गुप्त जी, ये लोग दोस्तों क्या है? ये लोग जो है छायावाद युग के कवि हैं। ठीक है, ये लोग जो हैं ये लोग छायावाद युग के कवि कहे जाते हैं, इसे आप याद रखेंगे। तो रामचंद्र शुक्ल दोस्तों ये छायावाद में आ जाएंगे, बल्कि मैथिली शरण गुप्त दोस्तों ये द्विवेदी युग में आ जाएंगे ना, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, अलग अलग दोनों को कीजिए, ये ब्रैकेट नहीं बनाना है। ठीक है, याद रखिएगा इनको छायावाद युग में रखा जाता है, छायावाद युग, या फिर इसे आप शुक्ल युग भी बोल सकते हैं। ठीक है, चाहे छायावाद युग बोलिए चाहे शुक्ल युग में भी इनको रख दिया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, और जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं, ठीक है, इनको आप द्विवेदी युग में रखिए। ठीक है, क्योंकि आज ही दोस्तों इनके बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले। फिलहाल आपसे नामकरण पूछा था तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे? तो ये नहीं थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हरिश्चंद्र मैगजीन चलाया था। क्या चलाया था दोस्तों? कवि वचन सुधा, पहले याद रखेगा, कवि वचन सुधा। ठीक है, कवि वचन सुधा के संपादक थे, हरिश्चंद्र मैगजीन के संपादक थे। ठीक है, हरिश्चंद्र मैगजीन, ठीक है, हरिश्चंद्र मैगजीन के संपादक थे। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट जी दोस्तों ये हिंदी प्रदीप के संपादक थे। ठीक है, हिंदी प्रदीप के संपादक थे, तो ये दोनों जवाब होगा नहीं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। और एक अच्छी चीज बता दूं, ये जो सरस्वती पत्रिका थी इसके पहले संपादक कौन थे? तो बाबू श्याम सुंदर दास जी थे। ये परीक्षा में दोस्तों अलग से फैक्ट पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखेगा इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन तो किया, लेकिन आपसे पूछ देता है सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक दोस्तों कौन थे? ठीक है, प्रथम संपादक। ठीक है, प्रथम संपादक कौन थे? तो क्या बताएंगे दोस्तों? बाबू श्याम सुंदर दास का नाम लीजिएगा। ठीक है, बाबू श्याम सुंदर दास। ठीक है, बाबू श्याम सुंदर दास जी का नाम लेंगे, ये आपका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये परीक्षा में इस तरह से सवाल आता है,
इतना गहराई तक दोस्तों आपको चीजें याद रखनी है, समझनी है, तब समझिए कि आप साहित्य के सवालों को समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो ये सीरीज दोस्तों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी वनडे एग्जाम दे रहे हो या फिर किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये सीरीज आप जरूर देखिए। ठीक है, बहुत कम समय में बहुत अच्छे तरह से मैंने इसको पढ़ाया हुआ है ताकि आपको क्लास में मैक्सिमम चीजें याद हो जाएं। अगला सवाल, द्विवेदी युगीन काव्य की सबसे मुख्य विशेषता क्या थी? कह रहे जो द्विवेदी युग था, इस काव्य की, इस युग में जितने भी काव्य की रचनाएं हुई हैं, ठीक है, उनकी विशेषता क्या है? कह रहा ब्रज भाषा की प्रधानता। ऐसा नहीं दोस्तों, ब्रज भाषा की प्रधानता यहां नहीं रही है। ठीक है, ये गलत है। ब्रज भाषा की प्रधानता ज्यादातर देखी गई दोस्तों भक्ति काल में। ठीक है, भक्ति काल क्या, रीति काल में देखी गई। भक्ति काल में तो अवधि विधि का देखा गया, लेकिन रीति काल में दोस्तों इसकी प्रधानता देखी गई। ठीक है, अगर आप ज्यादा से ज्यादा रीति काल के जो है ग्रंथों को उठाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा ग्रंथ आपको ब्रज भाषा में मिलेगा। भारतेंदु युग आते आते मामला बदल गया, क्योंकि भारतेंदु युग में आप देखते हैं खड़ी हिंदी बोली का प्रवेश हो गया। ठीक है, तो जो गद्य वाली रचनाएं थी वो खड़ी हिंदी बोली में आ गई, लेकिन पद्य वाले में अभी भी स्वरूप ब्रज भाषा का था। ठीक है, वो द्विवेदी युग आते आते दोस्तों बदल गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सभी लेखकों को, तत्कालीन लेखकों को समझाया कि आप ब्रज भाषा में रचनाएं ना कीजिए, आप खड़ी हिंदी बोली में पद्य वाली रचनाएं भी कीजिए, क्योंकि गद्य वाली तो शुरू ही हो गई थी, पद्य वाली नहीं शुरू हुई थी, तो पद्य वालों के लिए इन्होंने बड़ा मोटिवेट किया। ठीक है, इसलिए याद रखेंगे। श्रृंगार रस की बहुलता, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। मुक्तक काव्य की रचना नहीं है। खड़ी बोली काव्य का भाषा के रूप में प्रयोग। जी हाँ दोस्तों, खड़ी बोली काव्य का भाषा के रूप में प्रयोग, याद रखेगा। ब्रज भाषा से, ठीक है, ब्रज भाषा से, ठीक है, खड़ी बोली में रचना। ठीक है, ब्रज भाषा से खड़ी बोली में रचना दोस्तों शुरू हुआ। और याद रखेंगे यह काव्य की बात हो रही है, काव्य यानी यह पद्य की बात हो रही है। गद्य की रचना तो भारतेंदु युग से ही स्टार्ट हो गया था। ठीक है, पद्य वाली रचना दोस्तों भारतेंदु युग में नहीं शुरू हुआ था, इस वजह से द्विवेदी युग में दोस्तों यह प्रारंभ हुआ है। इस बात को आप जरूर याद रखेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं ना अच्छे से? चलिए आगे बढ़ते हैं। करा भारत भारती के रचयिता का नाम बताइए। भारत भारती जो रचना है किसकी रचना है? एक हम लोगों ने भारत दुर्दशा पढ़ा था। ठीक है, परीक्षा में यह भी खूब पूछा जाता है, भारत दुर्दशा। ठीक है, भारत दुर्दशा ये किसकी रचना है? तो याद रखेगा ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। ठीक है, दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते नाम जैसे लगते हैं। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है, याद रखेंगे। ठीक है, भारत दुर्दशा। ठीक है, और ये भारतेंदु युग की रचना है, जबकि भारत भारती ये मैथिली सरल गुप्त द्वारा लिखी गई और ये द्विवेदी युग की रचना है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखेगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध बिल्कुल भी नहीं, महावीर प्रसाद द्विवेदी भी नहीं, मैथिली सरल गुप्त दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, श्रीधर पाठक को खड़ी बोली का स्वच्छंदतावादी कवि कहा जाता है, रोमांटिक कवि कहा जाता है, जो मैंने आपको बताया हूं। ठीक है, इनको खड़ी बोली का प्रथम, ठीक है, खड़ी बोली का प्रथम स्वच्छंदतावादी, ठीक है, स्वच्छंदतावादी कवि या लेखक दोस्तों कहा जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है दोस्तों? ये रोमांटिक कहानियां, रोमांटिक जो है रचनाएं करते थे श्रीधर पाठक जी, इनको आप याद रखेंगे। ठीक है, बाकी मैथिली सरल गुप्त को दोस्तों आगे चल के राष्ट्र कवि की उपाधि मिली हुई। ठीक है, इनको क्या उपाधि मिला दोस्तों? इनको राष्ट्र कवि की उपाधि मिली हुई है, और यह उपाधि इन्हें महात्मा गांधी जी ने दिया था, यह आप याद रखेंगे। ठीक है, और अयोध्या सिंह उपाध्याय की एक रचना है प्रिय प्रवास, जो खड़ी बोली की पहली महाकाव्य माना जाता है। ठीक है, तो इनका एक रचना दोस्तों प्रिय प्रवास। ठीक है, प्रिय प्रवास, जिसे खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य मानते हैं। ठीक है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य दोस्तों कहा जाता है। महाकाव्य, ये शब्द जरूर याद रखेंगे, महाकाव्य। ठीक है, क्योंकि अगर अन्य रचनाओं में पूछ दे तो उत्तर बदल जाएगा, जब महाकाव्य पूछेगा तभी आपको प्रिय प्रवास बताना है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, तो मैंने चारों ऑप्शन आपको एक्सप्लेन कर दिया ढंग से। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। फिलहाल आपका उत्तर जो मैथिली सरल गुप्त हो जाएगा, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। कह प्रिय प्रवास किसकी रचना? अभी मैंने आपको बताया कि प्रिय प्रवास रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना प्रिय प्रवास। ठीक है, प्रिय प्रवास, और इसे लिखेगा प्रिय प्रवास इन्हीं की रचना है। ठीक है, प्रिय प्रवास, और इसके बारे में मैंने बताया कि एक चीज याद रखेगा, इसे खड़ी हिंदी बोली का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। ठीक है, इसे खड़ी हिंदी बोली का
प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। ठीक है, प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। इसे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखा था। यह द्विवेदी युग की रचना है। इसको दोस्तों आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, यह रचना किससे संबंधित है दोस्तों? प्रिय प्रवास, याद रखेगा। यह रचना कृष्ण के मथुरा छोड़कर जाने से संबंधित हैं। जब वो मथुरा छोड़कर जाते हैं तो जितने गोपी गोपिकाएं हैं सब दोस्तों वीर वेदना में जो है रोने लगते हैं। ठीक है, ये उसी के बारे में है दोस्तों। तो याद रखेगा, कृष्ण का ब्रज छोड़कर जाना। ठीक है, मथुरा छोड़कर, ब्रज छोड़कर। ठीक है, लिखेगा यह तथ्य ये किससे संबंधित है? तो कृष्ण का ब्रज छोड़कर जाना। ठीक है, ब्रज छोड़कर जाना, इससे दोस्तों यह संबंधित है प्रिय प्रवास। ठीक है, इसको आप जरूर याद रखेंगे। ये परीक्षा में कभी कभी मुख्य विषय नाम से दोस्तों ये सवाल बन जाता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, करा द्विवेदी युग के उस कवि का नाम बताइए जो त्रिशूल उपनाम से कविताएं लिखते थे। ठीक है, किस उपनाम से दोस्तों? देखिए, द्विवेदी युग में ऐसे बहुत सारे राइटर हुए हैं जिन्होंने अलग अलग नाम धारण करके जो है कविताएं या रचनाएं लिखी हुई हैं। उसमें से त्रिशूल नाम से दोस्तों किस त्रिशूल उपनाम से किसने लिखा हुआ, ये आपसे सवाल कर रहा है। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी नहीं, गया प्रसाद शुक्ल सनेही ने कहा जाता है। कभी कभी ये सनेही उपनाम से लिखते थे, कभी कभी त्रिशूल उपनाम से लिखते थे, कभी कभी अलमस्त उपनाम से लिखते थे। हाँ, तो याद रखेगा, अलमस्त हो गया। कभी तरंगी उपनाम से लिखते थे। तो कई उपनामों से दोस्तों ये लिखते थे, जिनमें त्रिशूल भी आता है, जिसमें सनेही भी आता है, जिसमें तरंगी भी आता है। ठीक है, तरंगी भी आता है, जिसमें अलमस्त आता है। ठीक है, अलमस्त, कभी कभी इनकी रचनाएं अलमस्त उपनाम से मिलती थी। इस चीज को भी याद रखेंगे। तो कई उपनामों से गया प्रसाद सनेही जी ने क्या लिखा है, अपनी रचनाएं लिखी हुई हैं। ये अलग अलग उपनाम है, ये आप याद रखेंगे। ये परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कसम से। ठीक है, ये परीक्षा में आना ही आना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके आगे आप दोस्तों स्टार लगा लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको नहीं भूलना आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला दे रहा है, खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में। देखिए, काव्य भाषा बोलते ही क्या हो गया दोस्तों, यह पद्य की बात कर दिया। ठीक है, काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे जाता है? तो याद रखिएगा, खड़ी बोली को, ठीक है, गद्य के रूप में प्रतिष्ठित किसने किया? खड़ी बोली को गद्य रूप में किसने प्रतिष्ठित किया था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। खड़ी बोली को पद्य रूप में दोस्तों किसने प्रतिष्ठित किया था? तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, ये दोनों बात आप याद रखेंगे। बाद में ना कहेगा कि नितिन सर ने पढ़ाया नहीं, सीधे सीधे लिख दिया हूं। अगर खड़ी बोली को गद्य रूप में जो है प्रसिद्धि दिलाने की बात आए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाम लीजिएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है भारतेंदु युग के संस्थापक कहे जाते हैं, मतलब उन्हीं के नाम पर इस युग का नाम पड़ा था, और द्विवेदी जी के नाम पर द्विवेदी युग का नाम पड़ा था। इन्होंने खड़ी बोली को के पद्य रूप या काव्य रूप का दोस्तों प्रचलन शुरू कराया था। ये दोनों याद रखिएगा। तो दोनों अलग अलग टाइप के सवाल हो गए दो लाइन में। ठीक है, करा साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? ठीक है, साकेत किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है? नहीं दोस्तों, जयशंकर प्रसाद की भी नहीं है, सुमित्रानंद पंत की नहीं है। ये किसकी रचना है? ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ठीक है, किसके बारे में यह साकेत लिखा गया है? वैसे तो यह राम कथा पर आधारित है। ठीक है, साकेत जो रचना है, जो साकेत रचना है, कभी कभी इसका विषय पूछ देता है, तो बताइएगा यह राम कथा पर आधारित है। ठीक है, राम कथा पर यह आधारित है। लेकिन कभी कभी एक चीज और पूछता दोस्तों, यह राम कथा के साथ साथ इसमें याद रखेगा लक्ष्मण की पत्नी। ठीक है, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला। ठीक है, उर्मिला की विरह वेदना का वर्णन दोस्तों इस रचना में मिलता है। ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है साकेत। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो प्रिय प्रवास पढ़ा था जिसमें कृष्ण ब्रज छोड़कर चले जाते हैं, वो प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना थी। ठीक है, हालांकि ये दोनों राइटर जो हैं द्विवेदी युग से संबंधित हैं, वो चीज अपनी जगह है, लेकिन इस बात को आप जरूर याद रखेंगे। अत्यंत मार्मिक वर्णन जो यहाँ पर किया गया है मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा। ठीक है, करा द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनी कांत। ठीक है, देखिए
ये अलग अलग उपाधियों से विभूषित किया गया है। कविता कामिनी कांत ये उनका नाम है। भारतेंदु प्रचंड, ठीक है, या प्रचंड, ठीक है, साहित्य सुधाकर उन्हें कहा जाता है। ऐसी उपाधियों से विभूषित किया गया है। वो कौन है? अब देखिए, भारतेंदु नाम पढ़ करके ज्यादातर बच्चे सोचेंगे भारतेंदु, जवाब दे दें, गलत है। रामधारी सिंह दिनकर और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का तो इस युग से दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता नहीं है। आपका उत्तर हो जाएगा नाथूराम। नाथूराम गोडसे नहीं, यहाँ नाथूराम शंकर, नाथूराम शर्मा शंकर। शंकर दोस्तों इनकी एक और उपाधि मिल गई आपको, ठीक है, शंकर उपनाम से भी दोस्तों एक कविता, मतलब शंकर इनका टाइटल ऐसे समझिए, ठीक है। और बाकी इनकी उपाधियां कविता कामिनी कांत हो गया, साहित्य सुधाकर, परीक्षा में आता है, इस पर डबल स्टार लगाइए, ठीक है, डबल स्टार लगाइए, ठीक है। और भारतेंदु प्रचंड ये आप याद रखेंगे, ये संक्रमण काल के कवि कहे जाते हैं, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है दोस्तों? इनको संक्रमण काल का कवि दोस्तों कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा गया भैया? संक्रमण काल का कवि क्यों कहा गया? क्योंकि इनका जो समय था ये भारतेंदु युग से स्टार्ट हुआ, ठीक है, भारतेंदु युग से शुरू होकर, ठीक है, युग से लेकर द्विवेदी युग तक दोस्तों रहा है, ठीक है, द्विवेदी युग तक दोस्तों रहा है। तो कुछ समय इनका भारतेंदु युग में बीता और कुछ समय द्विवेदी युग में रहे, और दोनों जगह दोस्तों अभूतपूर्व उपलब्धियों को हासिल किया। अरे इसीलिए तो साहित्य सुधाकर की उपाधि इन्हें दिया गया। क्या? साहित्य सुधाकर की उपाधि। इनकी एक बहुत फेमस रचना है गर्भ रंडा रहस्य, ठीक है, इनका एक ग्रंथ है दोस्तों, ठीक है, इनका एक फेमस ग्रंथ है, नाम है गर्भ रंडा रहस्य। क्या नाम है? गर्भ रंडा रहस्य, ठीक है, गर्भ रंडा रहस्य याद रखेंगे। ये नाथूराम शर्मा शंकर की ही रचना है दोस्तों, इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो इतना डिटेल में दोस्तों आपको साहित्य पढ़ना पड़ेगा, इसका शॉर्टकट कोई नहीं है। इसका बस यही व्यवस्था है कि जितना फेमस सवाल है, जैसे ये सारे सवाल मुझे लगे कि ये परीक्षा में बार बार आने वाले सवाल है, और एकदम घिसे पीटे सवालों को मैंने नहीं रखा क्लास में, एकदम घिसा पीटा पढ़ाऊंगा। अब यही रह गया कि कामायनी में पढ़ाऊं, हाँ, हालांकि आगे आएगा तो मैं ये नहीं पूछूंगा आपसे कि कामायनी के रचनाकार कौन है, वो बच्चा बच्चा जानता है भाई कि कामायनी के रचनाकार जयशंकर जी है। आपको ये बताना पड़ेगा कि कामायनी में कितने सर्ग हैं, कामायनी खंड काव्य है, महाकाव्य है, क्या है, क्यों है। इस तरह के जब टेक्निकल सवाल बनेंगे तब उससे आपको फायदा होगा, ठीक है। तो हमारा जो पर्पज है, ये पर्पज ये है कि साहित्य के जो सवाल आपको आते हैं वो तो आते ही हैं, जो नहीं आते हैं वो नए सवाल आपके तैयार हो जाएं। इस पर्पस से दोस्तों ये चीजें आपको दी जा रही हैं, पढ़ाई जा रही हैं, ठीक है। करेक्ट। किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी? मैंने बताया तो आपको कि राष्ट्र कवि की उपाधि ये मैथिली शरण गुप्त जी को दी गई थी, ठीक है। राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त जी को कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज याद रखेगा, किसने कहा? तो याद रखेगा महात्मा गांधी जी ने उपाधि इन्हें दिया था, ठीक है, महात्मा गांधी जी द्वारा दोस्तों यह उपाधि इन्हें दिया गया था, मैथिली शरण गुप्त को, ठीक है। अच्छा, रचनाएं दोस्तों इनकी कौन कौन सी हैं, ठीक है, रचनाएं दोस्तों कौन कौन सी हैं, ठीक है। जैसे पीछे आपने पढ़ा था भारत भारती, ठीक है, भारत भारती। और एक पढ़ लीजिए जयद्रथ वध, ठीक है, जयद्रथ वध, ठीक है। और पढ़ लीजिए दोस्तों यशोधरा, ठीक है, यशोधरा। और पढ़ लीजिए दोस्तों द्वापर, ठीक है, द्वापर। ये सब किसकी रचना है दोस्तों? ये सब मैथिली शरण गुप्त की ही रचनाएं हैं। तो इसे आप थोड़ा मोड़ा करके याद रखिएगा। साकेत जो पीछे बताया था, साकेत भी तो इन्हीं की रचना है, साकेत, ठीक है। तो ये सब दोस्तों इन्हीं की रचनाएं हैं, ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल दे रहा है कि आचार्य शुक्ल ने, ठीक है, आचार्य शुक्ल मतलब यहां रामचंद्र शुक्ल की बात कर रहा है, ठीक है। और रामचंद्र शुक्ल जी को मैं बता दूं, ये दोस्तों आपके अभी हम द्विवेदी युग पढ़ रहे हैं ना, ये दोस्तों शुक्ल युग में गिने जाते हैं। इनकी गिनती जो की जाती है यह शुक्ल युग में की जाती है। तो शुक्ल युग या छायावाद युग जो दोस्तों, इसमें दोस्तों इनकी गिनती की जाती है। फिलहाल यहां सवाल खाली दे रहा है कि आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली कविता, देखिए कविता दे दिया। और कविता मतलब क्या? सीधा सीधा आप जानते हैं पद्य। कविता मतलब क्या? पद्य। खड़ी बोली कविता या काव्य की प्रथम रचना दोस्तों किसे माना? पहली रचना किसे माना है? ये श्रांत पथिक जो है दोस्तों, ये किसकी रचना है? ये श्रीधर पाठक की रचना है, ठीक है। श्रांत पथिक जो है ये श्रीधर पाठक की रचना है, जो खड़ी बोली के पहले स्वच्छंदतावादी कवि माने जाते हैं, ठीक है, ये उनकी रचना है। फिलहाल ये जवाब नहीं है। एकांतवासी योगी दोस्तों याद रखेंगे, ये आपका जवाब हो जाएगा, ठीक है। और ये प्रिय प्रवास जो था दोस्तों, यह खड़ी बोली
खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य था, ठीक है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य था, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसको याद रखेंगे। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है, तो आप याद रखेगा ये एकांतवासी योगी अगर दे दे, ठीक है, तो याद रखेगा यह खड़ी बोली पद्य की पहली रचना है, ठीक है। किसकी? खड़ी बोली में यह पद्य की पहली रचना है। और भाषा योग वशिष्ठ ये खड़ी बोली में गद्य की पहली रचना है, ठीक है। खड़ी बोली में गद्य की पहली रचना है। तो ये आपको याद रखना है कौन सी पद्य की रचना और कौन सी गद्य की रचना। बहुत अच्छा सवाल दिया। हाँ, ये अलग बात है कि सर एकांतवासी योगी के रचनाकार कौन है, तो याद रखेगा ये जो रचना है दोस्तों ये श्रीधर पाठक की रचना है। और जो भाषा योग वशिष्ठ है ये राम प्रसाद निरंजनी की रचना है, ठीक है। तो लिख लीजिए ना हो तो यह रचना भी किसकी दोस्तों? श्रीधर पाठक की रचना है। और ये भाषा योग वशिष्ठ जो था दोस्तों यह राम प्रसाद निरंजनी की रचना है, ठीक है। राम प्रसाद निरंजनी, ठीक है, निरंजनी की रचना है। इसे आप याद रखेंगे। फिलहाल जो आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 है। इतना डिटेल में पढ़िए चीजें ना कि दिमाग में बैठ जाए। और ये जो बताया है ये रामचंद्र शुक्ल जी ने बताया। आगे एक बार फिर से आपका रिवीजन करा देता हूं, उससे याद हो जाए। तो क्या दे रहा दोस्तों? श्रांत पथिक मैंने बताया था दोस्तों, पहले इधर याद रखिएगा, ठीक है। एकांतवासी योगी जो है दोस्तों ये जो था ये खड़ी बोली में अगर पद्य की रचना पूछे तब आप इसे बताएंगे, ठीक है। और अगर खड़ी बोली में गद्य की रचना पूछ दे तब आप इसे बताइएगा। खड़ी बोली पद्य और खड़ी बोली गद्य, ठीक है। और खड़ी बोली महाकाव्य पूछ दे तो आप इसे बताएंगे, ठीक है। खड़ी बोली महाकाव्य पूछ दे तब आप जो है इसे बताएंगे। अब ये तीनों राइटरों का नाम याद रख लीजिएगा। जैसे श्रांत पथिक ये श्रीधर पाठक की रचना है, ठीक है। यह श्रीधर पाठक की रचना है, इसे याद रखेंगे, ठीक है। फिलहाल सही उत्तर लगाने का कोई मतलब नहीं यहाँ पे, ठीक है। और जो एकांतवासी योगी दोस्तों यह भी श्रीधर पाठक की ही रचना है, इसे याद रखेंगे। इन्हें स्वच्छंदतावादी कवि कहा जाता है। स्वच्छंदतावादी कवि दोस्तों कहा जाता है, ये आपने पीछे पढ़ा है, ठीक है। इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और भाषा योग वशिष्ठ यह राम प्रसाद निरंजनी की रचना है। किसकी रचना है? राम प्रसाद निरंजनी की रचना है, याद रखेंगे। और जो प्री प्रवास दे रहा है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है, ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक है। हरिऔध की यह रचना है, इसे दोस्तों याद रखेंगे प्री प्रवास। लेकिन जब महाकाव्य पूछे खड़ी बोली का तब आप उत्तर दीजिएगा। तो एकदम एक्यूरेट जो चीजें आप गलतियां जो करते हैं परीक्षा में उसको याद रखेगा, क्योंकि खड़ी बोली पद्य गद्य में आप अंतर नहीं समझ पाते, इस वजह से गलती हो जाती है। लेकिन अब मैं आपको इस पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया हूं आपका, तो इस पे गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगला दिख रहा है नकुल महाकाव्य के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो याद रखेगा नकुल हो गया, अनाथ हो गया, मौर्य विजय हो गया, ये सब नई रचनाएं दोस्तों। और ये सियाराम शरण गुप्ता की रचना है, ठीक है। क्या क्या मैंने बताया? मैंने कहा नकुल याद रखिएगा, मैंने कहा अनाथ याद रखिएगा, ठीक है। मैंने कहा मौर्य विजय याद रखेंगे, ठीक है। ये सब दोस्तों किसकी रचनाएं हैं? ये रचनाएं जो हैं सियाराम शरण गुप्त जी की है। और आपको पता है सियाराम शरण गुप्त कौन थे? ये मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे, ठीक है, याद रखेंगे। ये मैथिली शरण गुप्त के अनुज थे, ठीक है। अनुज मतलब छोटे भाई थे, ये आप याद रखेंगे, ठीक है, के अनुज थे। ये भी दोस्तों याद रखेंगे सियाराम शरण गुप्त। तो जो बड़ा भाई इतना फेमस है तो छोटा भाई क्यों ना फेमस हो, यह भी बहुत फेमस राइटर हैं, ये आप याद रखेंगे। ये अच्छा सवाल आपके लिए, ठीक है। अगले सवाल पर आइए। करम मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के आधार पर दोस्तों सही क्रम बताइए। ये अपने आप में बहुत डिफिकल्ट सवाल है और इसको याद करना भी संभव नहीं है। इसको याद कैसे कर सकते हैं? एक ट्रिक है मेरे पास, उस ट्रिक से केवल आप याद रख सकते हैं, उसी से मैंने भी याद रखा है। देखिए, कभी भी मैथिली शरण गुप्त की बात करें तो हमेशा याद रखेगा कि इनको राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी, ठीक है। राष्ट्र कवि की उपाधि दोस्तों इनको किसने दिया था? तो मैंने बताया दोस्तों इनको राष्ट्र कवि की उपाधि महात्मा गांधी जी ने दिया था। अब महात्मा गांधी जी बोलने से एक चीज तो आपको कंफर्म हो गया कि महात्मा गांधी युग के कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त बहुत पुराने कवि हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो पुराना होने की वजह से एक बात इनके बारे में याद रखेगा कि इनकी जो सबसे पुरानी रचना है, ठीक है, सबसे पुरानी
पुरानी जो रचना है वो रचना दोस्तों भारत भारती, ठीक है, भारत भारती जो इनकी रचना है ये सबसे पुरानी रचना है, ये आप याद रखेंगे। तो अगर जैसे यहां पर यशोदा द्वापर दे दिया ये गलत हो जाएगा, यशोधरा दे दिया गलत हो जाएगा। तो एक बात तो तय हो गया ना कि सी और डी उत्तर नहीं हो सकता। उत्तर क्या हो सकता है? भारत भारती, इसमें पहले ऑप्शन पे उत्तर हो सकता है। अब सवाल आता है कि सबसे नई रचना कौन सी है? तो नई रचना द्वापर। कैसे याद रखेंगे? कलयुग के ठीक पहले द्वापर था, ऐसे करके याद रखेगा। तो सबसे जो नई रचना है दोस्तों वो सबसे जो नई रचना है वो है दोस्तों इनका मैथिली शरण गुप्त जी की बात करें तो हाँ, इनकी जो इन चारों में जो सबसे नई रचना वो द्वापर है, ठीक है। तो याद रखेगा यहां द्वापर आपको कर लेना है, ठीक है, यहां द्वापर कर लेना है, यशोधरा नहीं दोस्तों, द्वापर कर लेना है। तो याद रखेगा ये बी वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा और बाकी ए वाला ऑप्शन वैसे भी गलत हो गया। तो भारत भारती की रचना सबसे पहले किए हैं, फिर साकेत महाकाव्य लिखा है जिसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के वीर वेदना का वर्णन किया गया है, फिर यशोधरा लिखा गया है, गौतम बुद्ध से की पत्नी के बारे में वर्णन लिखा गया है, बाकी द्वापर ये भी आप याद रखेंगे। तो ये सारी रचनाएं दोस्तों मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ये अपने आप में डिफिकल्ट सवाल भी है, इसे भी थोड़ा समझिएगा, ठीक है। 1912 के आसपास दोस्तों वो रचना हुई थी जो भारत भारती थी, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त के गुरु कौन थे? इनके गुरु दोस्तों कौन कहे जाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को अपना काव्य गुरु बताया था, ठीक है। क्या बताया था दोस्तों? इनको अपना काव्य गुरु माना था। ये कहते थे कि हम इनसे बहुत प्रभावित हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे ये आपका सही जवाब हो जाएगा। बाकी श्रीधर पाठक को खड़ी बोली का प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि माना जाता है, ठीक है। स्वच्छंदतावादी कवि दोस्तों इन्हें कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। और भारतेंदु जी से यहां कोई लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। कर मधुप उपनाम से काव्यानुवाद दोस्तों कौन? अच्छा एक चीज और बता दूं, साहित्य जगत में मैथिली शरण गुप्त जी को दद्दा नाम से जाना जाता था, ठीक है। इनको याद रखेगा, एक फैक्ट इनके बारे में नोट कर लीजिएगा, लिखेगा साहित्य जगत में, ये परीक्षा में सवाल आता है, ठीक है। साहित्य जगत में इन्हें किस नाम से जानते थे लोग? इन्हें लोग दद्दा नाम से जानते थे। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको जरूर आप याद रखेंगे, ठीक है। दद्दा किसे कहा जाता था? ये मैथिली शरण गुप्त को ही दद्दा कहा जाता था। और मैथिली शरण गुप्त को ही क्या उपाधि मिला हुआ था दोस्तों? इनको राष्ट्र कवि भी कहा जाता था, ठीक है। राष्ट्र कवि की उपाधि भी दोस्तों मिला हुआ था, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे आइए, करम मधुप उपनाम से कौन से कवि काव्यानुवाद करते थे? तो यह मधुप उपनाम से भी मैथिली शरण गुप्त ही काव्यानुवाद करते थे। देखिए यहां पर भी एक नया मिल गया नाम, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त ही मधुप नाम से कविताएं भी करते थे, ठीक है। तो याद रखिएगा, इन्हीं को राष्ट्र कवि कहा गया, इन्हीं को दद्दा कहा गया, ठीक है, दद्दा कहा गया, ठीक है। और इन्हीं का संबंध दोस्तों मधुप उपनाम से भी दोस्तों ये जो है रचनाएं करते थे। इसके पहले ब्रज भाषा में रसी केंद्र उपनाम से रचनाएं भी इनकी मिलती है, ठीक है। एक और उपनाम है दोस्तों रसी केंद्र, ठीक है, रसी केंद्र, ठीक है, रसी केंद्र। ये दोस्तों स्पेशली ब्रज भाषा की जो रचनाएं करते थे वो इस उपनाम से करते थे, मैथिली शरण गुप्त जी, ठीक है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। एक राइटर अलग अलग उपनामों से जो है काव्यानुवाद करते थे, लिखा करते थे मैटर को, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और अपने आप में बहुत एंटिक सवाल है, बल्कि आप इसे स्टार लगा लीजिए, डबल नहीं इसे ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, क्योंकि यहां से सवाल आने की संभावना बहुत प्रबल है, बहुत अधिक है, ठीक है। इसे आप याद रखिएगा। अगले सवाल पर आइए, करा अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना का धर्म है, ठीक है। ये कब कहा था और किसने कहा था? ये अर्जुन की बात बताई जा रही है। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को जब चक्रव्यूह में फंसाकर उनका वध कर दिया जाता है, जिससे वे वीर गति को प्राप्त होते हैं, तो अर्जुन गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दोस्तों क्या होता है? अभिमन्यु के पुत्रों को भी ये जो है चालबाजी करके उनको भी मार दिया जाता है। तो इन सारे कारण से अर्जुन गुस्सा होते हैं और जयद्रथ वध की कथा यहां लिखी जाती है। और यह जयद्रथ वध जो है रचना उसी की यह लाइन है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। सवाल ये आता है जयद्रथ वध लिखा किसने? मैंने पीछे आपको बताया था भाई मैथिली शरण गुप्त की बहुत फेमस रचना है ये, और द्वापर उन्हीं की रचना है, ठीक है।
किसकी रचना दोस्तों? ये मैथिली सरल गुप्त जी की रचना है, इसे याद रखेंगे। द्वापर भी दोस्तों मैथिली सरल गुप्त की रचना है। कुरुक्षेत्र याद रखेगा, कुरुक्षेत्र ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। और रश्मि रथी भी दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर की ही रचना है, इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखिए, करा मैथिली सरल गुप्त की निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी अनुदित है, मौलिक नहीं है, ठीक है, मौलिक नहीं है, क्या है? अनुदित। अनुदित माने मैं बताया था दोस्तों ट्रांसलेट की हुई, ठीक है, सीधा सीधा याद रखिएगा। कौन सी ऐसी रचना है जो किसी और रचना की ट्रांसलेट की हुई है? तो याद रखिएगा पंचवटी, जय भारत, ये सब दोस्तों इनकी मौलिक रचनाएं हैं, ठीक है, ये तो मौलिक रचनाएं हैं। नहुस दोस्तों, नहुस लिखा हुआ है, ठीक है, यह भी दोस्तों इनकी मौलिक रचना है। जो मेघनाथ वध है, याद रखिएगा, ये इनका अनुदित ग्रंथ है। क्या दोस्तों? यह इनका अनुदित ग्रंथ है, ठीक है, मतलब ये उनकी खुद की रचना नहीं है, इसको मैथिली सरल गुप्त ने ट्रांसलेट करके लिखा हुआ है। फिर किसकी रचना है? ये मूल रूप से बांग्ला भाषा में माइकल मधुसूदन ने लिखा था इस रचना को, ठीक है। तो याद रखेगा, यहां लिखेगा मेघनाथ वध, ठीक है, मेघनाथ वध, यह बांग्ला भाषा की रचना है, ठीक है, बांग्ला भाषा की रचना है, जिसे लिखा था माइकल मधुसूदन ने। किसने लिखा था? माइकल मधुसूदन, ठीक है, माइकल मधुसूदन की यह रचना है, इसे आप याद रखेंगे। ये परीक्षा में सवाल आता है तो इसको आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत? बाकी नहुस हो गया, जय भारत हो गया, ये द्वापर हो गया, ये जयद्रथ हो गया, ये सारी इनकी मौलिक रचनाएं हैं, ये भी याद रखेंगे। केवल मेघनाथ वध ऐसी है जो इनकी अनुदित रचना है, मतलब ट्रांसलेट की हुई है। ये आपको पिछले भी लेक्चर में मैंने आपको समझाया था बहुत ढंग से, ठीक है। अगले सवाल पर आइए, इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का नहीं है? द्विवेदी युग का है, अच्छा लिख रहा द्विवेदी युग का है, तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, यही गया प्रसाद शुक्ल सनही कीजिए, ठीक है, ये अपने द्विवेदी युग के हैं, ठीक है, ये द्विवेदी युग के कवि हैं। जसवंत सिंह दोस्तों, इनको रीतिकाल का कवि कहा जाता है, इनका संबंध तो आधुनिक काल से भी नहीं है। राधा कृष्णदास और प्रेमधन जी ये भारतेंदु युग के कवि हैं, ठीक है, ठीक है, ये भी भारतेंदु युग के कवि हैं और ये भी भारतेंदु युग के कवि हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है, भारतेंदु युग के कवि हैं, ये आप याद रखेंगे। तो जो सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पीछे मैंने पढ़ाया भी था आपको, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। कर हरिऔध कृत उस उप महाकाव्य का नाम बताइए, जिसकी रचना हरिऔध ने किया है। करा उस महाकाव्य की नाम बताइए जिसमें संस्कृत छंदों का दोस्तों खूब प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो ये सारे दोस्तों उन्हीं की रचना है, लेकिन प्रिय प्रवास जो रचना है ये आपको बताया था खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, ठीक है। क्या बताया था? खड़ी बोली का यह प्रथम महाकाव्य है, ठीक है, प्रथम महाकाव्य मैंने बताया था। और याद रखिएगा यह प्रिय प्रवास में इन्होंने खूब जो है छंद का प्रयोग किया है। अब जैसे कौन कौन से छंद का प्रयोग किया है, जैसे आपने सुना होगा द्रुत विलंबित छंद, ठीक है, क्या सुना होगा? द्रुत विलंबित छंद, ठीक है। नहीं पढ़ा हो तो एक बार जाके डिटेल में पेड बैच जाके देखिए, मैंने बहुत ढंग से इन सबको पढ़ाया हुआ है। बसंत तिलका छंद के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, बसंत तिलका, जो छंद आप सोच रहे हैं ना उस तरह का छंद नहीं, जो वार्डिक छंद थे उसका दोस्तों इन्होंने खूब प्रयोग किया हुआ, ठीक है। इसी तरह से मंदाक्रांता छंद, ठीक है, मंदाक्रांता छंद, इसी तरह से मालिनी छंद, ठीक है, मालिनी छंद, ठीक है, मालिनी छंद, इन सब छंदों का प्रयोग इस प्रिय प्रवास ग्रंथ में अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने किया है। प्रिय प्रवास को हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, इसे भी आप याद रखेंगे। बाकी चोखे चौपदे भी इन्हीं की रचना है, वैदेही वनवास भी इन्हीं की रचना है और उद्धव शतक भी इन्हीं की रचना है, तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगले सवाल पर आइए, करा जकी उपनाम से कौन कविताएं करता था? जकी, ठीक है, जकी उपनाम से दोस्तों ये कौन कविताएं करते थे? यह प्रसिद्ध कवि थे जो उर्दू में भी गजलें लिखा करते थे। तो श्रीधर पाठक नहीं दोस्तों, श्रीधर पाठक को खड़ी बोली का प्रथम स्वच्छंदतावादी कहा जाता है, कवि कहा जाता है, खड़ी बोली का प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि, ठीक है,
स्वच्छंदता, स्वच्छंदतावादी कवि कहा जाता है। इतने बार चीजों को पढ़ लीजिए कि याद हो जाए। जगन्नाथ दास रत्नाकर दोस्तों यहां सही जवाब हो जाएगा, जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है, इनके दो उपनाम थे दोस्तों। ठीक है, ये कभी जकी उपनाम से कविताएं करते थे और कभी तखल्लुस उपनाम से भी दोस्तों इनकी कविताएं होती थी। तखल्लुस, ठीक है, तखल्लुस, ठीक है, तखल्लुस, ठीक है, तखल्लुस उपनाम से भी दोस्तों ये कविताएं करते रहते थे। तो दोनों याद रखेगा, हो सकता है जकी पूछ दे परीक्षा में, हो सकता है तखल्लुस पूछ दे, तो इसे भी दोस्तों आप याद रखेंगे। और आगे बढ़िए, कर प्रिय प्रवास का वर्ण्य विषय क्या है, किस पर आधारित है प्रिय प्रवास? सीता का करुणा पूर्ण चित्रण नहीं, प्रिय प्रवास बुद्ध का गृह त्याग भी नहीं, मथुरा जो है कृष्ण का मथुरा प्रवास, ठीक है, ब्रज छोड़कर जाना, कृष्ण का ब्रज छोड़कर जाना, ठीक है, इसी पर दोस्तों यह आधारित है। ठीक है, प्रिय प्रवास, ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की यह रचना है, इसे दोस्तों आप याद रखेंगे। करा वह हृदय नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, लाइनें सुना होगा, वह हृदय नहीं यह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ये प्रसिद्ध काव्य पंक्ति निम्नलिखित में से किस कवि की रचना है दोस्तों? तो याद रखेगा, बहुत सारे बच्चे यहां गड़बड़ी करते हैं, जिनको नहीं पता होता माखनलाल चतुर्वेदी जी को याद कर लेते हैं। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी जी आपका जवाब मतलब इस सवाल का जवाब नहीं होगा। इन्होंने हिम तरंगिणी और हिम किरीटनी की रचना की हुई थी। ठीक है, इनकी प्रसिद्ध रचना है हिम तरंगिणी। ठीक है, हिम तरंगिणी, और इनकी एक प्रसिद्ध रचना है हिम किरीटनी। ठीक है, हिम किरीटिनी। ठीक है, हिम किरीटिनी। ठीक है, यह रचना है। मैथिली शरण गुप्त भी नहीं, जी हाँ दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त भी नहीं, यह लाइन गया प्रसाद शुक्ल स्नेही से संबंधित है। ठीक है, और इन्हीं की एक कविता थी, प्रसिद्ध कविता, जिसका नाम था स्वदेश। ठीक है, ये कविता का नाम था स्वदेश, ये स्वदेश की लाइन है। ठीक है, इनकी एक कविता थी जिसका नाम था स्वदेश, ये स्वदेश की ही दोस्तों पंक्ति है, ये आप याद रखेंगे। अच्छा, एक चीज और याद रखेगा, ये किस किस उपनाम से दोस्तों कविताएं करते थे या लिखते थे? तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि देखिए, गया प्रसाद शुक्ल में ही एक टाइटल जुड़ा हुआ स्नेही, तो स्नेही उपनाम आप याद रखेंगे। इसी तरह से मैंने और आपको बताया था कि त्रिशूल उपनाम से भी कविताएं करते थे, तरंगी उपनाम से भी कविताएं करते थे, अलमस्त उपनाम से भी कविताएं करते थे। भाई ये सब भूलना नहीं है आपको। ठीक है, आप ना बड़ा रफ्तार में भूल जाते हैं। ठीक है, तो कोशिश करिए कि ये चीज भी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही के बारे में आपको याद रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला दे रहा, आत्माराम के छद्म नाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना किसने की थी? ठीक है, देखिए आपको एक मैटर में समझाता हूं, एक झगड़े का विषय। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की एक रचना है भाषा और व्याकरण, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तब आप झगड़ा आप समझ पाएंगे। ठीक है, एक ग्रंथ है दोस्तों जिसका नाम है भाषा और व्याकरण। ठीक है, भाषा और व्याकरण। ठीक है, व्याकरण, ये दोस्तों एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार है महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, मैं केवल उत्तर नहीं समझाना चाहता हूं, मैं पूरा मैटर समझाना चाहता हूं। ठीक है, यहां से बहुत सारे सवाल आते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये वही महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं जो सरस्वती पत्रिका का संपादन भी किए थे। इन्हीं के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण भी पड़ा। ठीक है, तो इन्होंने किताब लिख दिया। इसी किताब में इन्होंने अस्थिरता शब्द का प्रयोग कर दिया। ठीक है, क्या शब्द लिखा दोस्तों? लिखेगा, इस किताब में एक शब्द प्रयोग हुआ। ठीक है, एक शब्द प्रयोग हुआ अस्थिरता। ठीक है, एक शब्द प्रयोग हुआ है, क्या शब्द दोस्तों? अस्थिरता। ठीक है, अस्थिरता शब्द का प्रयोग हुआ। इस अस्थिरता शब्द पर टिप्पणी कर दिया। किसने टिप्पणी कर दिया था दोस्तों? तो बाबू बाल मुकुंद गुप्ता जी ने टिप्पणी कर दिया। किसने टिप्पणी कर दिया? इन्होंने टिप्पणी कर दिया। ठीक है, और अपने नाम से टिप्पणी नहीं किया। जैसे आप किसी पे कमेंट करते हैं तो अपना नाम हटाकर कोई छद्म नाम का प्रयोग कर लिया। छद्म नाम मतलब बनाया हुआ नाम। ठीक है, तो याद रखेगा, ये बाबू बाल मुकुंद गुप्ता ने आत्माराम के नाम से एक छद्म नाम बनाया और आलोचना कर दिया। ठीक है, तो याद रखेगा, इस अस्थिरता शब्द पर टिप्पणी कर दिया। ठीक है,
किसी और पेन से लिख देना, सुनिएगा ध्यान से, बड़ी अच्छी स्टोरी है, ठीक है। तो इस पर दोस्तों टिप्पणी कर दिया, टिप्पणी किसने किया था दोस्तों? टिप्पणी किया था बाल मुकुंद गुप्ता ने। किसने टिप्पणी किया? बाल मुकुंद गुप्ता ने टिप्पणी कर दिया, और आत्माराम नाम से टिप्पणी किया, ठीक है, अपने नाम से नहीं किया, आत्माराम नाम से दोस्तों इन्होंने टिप्पणी कर दिया। तो टिप्पणी का, और ये टिप्पणी संजोगवश, क्योंकि भैया द्विवेदी युग का नामकरण इनके नाम से हुआ था, बहुत जाने माने ये लेखक माने जाते हैं, कवि माने जाते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, और उनकी बात पर कोई टिप्पणी कर दे, रामचंद्र शुक्ल जैसे महान इतिहासकार के बारे में कोई टिप्पणी कर दे, उनकी भी एक से एक रचनाएं हैं, तो ऐसे में समझिए खलबली मच जाती थी साहित्य जगत में। तो बाबू बाल मुकुंद गुप्ता ने जब टिप्पणी किया, खलबली मच गया, तो इन्होंने जवाब दिया कि इन्होंने टिप्पणी किसके ऊपर हुआ था? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के ऊपर ना, तो इन्होंने जवाब दिया, ठीक है। इन्होंने एक रचना किया सरगौ नरक, ठीक है, इनकी एक रचना और आई सरगौ नरक ठिकाना नाही, ठीक है। अब यहां लिखिएगा, यहां से लिखिए, ठीक है, यहां से लिखिए, ठीक है। महावीर प्रसाद जी ने जवाब में एक ग्रंथ लिखा, और उसी ग्रंथ में दोस्तों जवाब दिया सगरौ नरक ठिकाना नाही, ठीक है। वो कौन सी रचना दोस्तों? सरगौ नहीं, सगरौ। लोग घर बोलते ना कि सगरौ तो के जगह ना मिली, ठीक है, सगरौ नरक ठिकाना नाही, ठीक है, ठिकाना नाही, ठीक है, ठिकाना नाही। ये एक ग्रंथ लिखा, और इसी ग्रंथ में दोस्तों जवाब दिया, ठीक है। इसे जवाब दिया, बाल मुकुंद गुप्ता को जवाब दिया, और एक छद्म नाम यहां पर द्विवेदी जी का मिलता है, कल्लू अहलैत। क्या नाम मिलता है दोस्तों? कल्लू अल्हैत, ठीक है। यहां पर द्विवेदी जी का भी एक छद्म नाम प्रयोग किया गया, कल्लू अल्हैत, ठीक है, कल्लू अल्हैत, ठीक है, कल्लू अल्हैत। ये दोस्तों छद्म नाम है, ठीक है, ये छद्म नाम है, और किसका नाम दोस्तों? ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का नाम है, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का नाम है। इतना मामला हुआ था, ठीक है। अब यहां से इतना दर्जनों सवाल परीक्षा में बनता है, और इसको लोग सबसे कठिन मानते हैं। अगर बच्चे को स्टोरी ढंग से पता, अब देखिए क्या क्या बनता है। भाषा और व्याकरण किसकी रचना है? पहला सवाल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। इनकी इस रचना में किस शब्द के प्रयोग के कारण ये वाद विवाद हुआ था? अनिस्थिरता शब्द के कारण, दूसरा सवाल, ठीक है। अनिस्थिरता शब्द पर टिप्पणी किसने किया था? बाबू बाल मुकुंद गुप्ता ने किया था, तीसरा सवाल। बाबू बाल मुकुंद गुप्ता किस छद्म नाम का प्रयोग करते थे? आत्माराम नाम का प्रयोग करते थे, चौथा सवाल। पांचवा सवाल, इसका जवाब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के किस ग्रंथ में मिलता है? सगरौ नरक ठिकाना नाही। इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किस छद्म नाम का प्रयोग किया? कल्लू अल्हैत नाम का, ठीक है। इतना दर्जनों सवाल यहां से बनते हैं भाई। तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा साहित्य को लेकर के, तो पढ़ना आसान रहेगा। जब कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा, मैं यहां बता के चला जाऊंगा, आप आज पढ़ेंगे, आधे घंटे में भूल जाएंगे, उस पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो जब भी पढ़िए ढंग से पढ़िए, ठीक है। अगला देखिए, द्विवेदी युगीन निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सा एक महाकाव्य नहीं है? कौन सा एक महाकाव्य नहीं है? ये जयद्रथ वध ही है जो महाकाव्य नहीं, बाकी प्रियप्रवास ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। साकेत भी महाकाव्य, अंतर यही है, ठीक है, अंतर यही है, ठीक है, कि इसकी रचना हरिऔध जी ने किया है, ठीक है, इसकी रचना हरिऔध जी ने किया है। साकेत की रचना मैथिली शरण गुप्त जी ने किया है, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी ने किया है। और रामचरित चिंतामणि की रचना रामचरित उपाध्याय जी ने किया, इनका नाम ही था रामचरित उपाध्याय, ठीक है, रामचरित उपाध्याय जी की यह रचना है, ठीक है। और जयद्रथ वध भी फिलहाल तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है, लेकिन मैथिली शरण गुप्त की ही रचना है, लेकिन यह महाकाव्य नहीं, यह खंड काव्य है, ठीक है। यह क्या दोस्तों? यह एक प्रकार का खंड काव्य है। तो इस वजह से दोस्तों उत्तर आपका अलग हो जाएगा, तो यही आपका जवाब हो जाएगा, क्योंकि बाकी के तीन जो महाकाव्य हैं, बहुत सारे बच्चे इन तीनों को मान लेते हैं, रामचरित चिंतामणि का नाम उन्होंने नहीं सुना, इस वजह से लोग इसे महाकाव्य नहीं मानते, जबकि यह भी महाकाव्य है, ठीक है। इसे याद रखेंगे, ये जयद्रथ वध दोस्तों महाकाव्य नहीं है, इसे आप ध्यान में रखेंगे, ये बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। तो इसी के साथ आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। दोस्तों मैं कहना चाहूंगा, आप सभी का इंतजार खत्म हुआ और आपकी अपनी
हिंदी की किताबें आ चुकी है। पूरे 632 पेज की किताब है, बहुत विधिवत इसमें कंटेंट दिया गया है। पूरा साहित्य से लेकर व्याकरण तक की हर एक चीजें आपको इसी किताब में मिल जाएगी और 6000 सवाल भी इसी में मिल जाएंगे। तो तैयारी के लिए दोस्तों बहुत बढ़िया किताब है ये किताब, और हिंदी का कोर्स ये तो आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। बाकी एक बार हमें मौका दीजिए, हमारे जो दूसरे बैच हैं जीके जीएस के, एक बार उसे भी ज्वाइन करके देखिए, दिल खुश हो जाएगा। जिस दिन आपने कोई भी एक बैच ज्वाइन कर लिया और सच में आप पढ़ने के इच्छुक हैं, ठीक है, अपने आप को 1 साल के लिए दुनिया से काट कर अलग कर लो और रोज 4 घंटा दोस्तों सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। 2 घंटा अपने हिसाब से पढ़ो, 4 घंटा मेरे हिसाब से पढ़ो। देखो अगर न सिलेक्शन हो जाए तो कहना, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि बात आप मानोगे नहीं, करोगे अपने मन का, त्याग कर नहीं सकते हो, 1 साल अलग हो नहीं सकते हो, इसीलिए दोस्तों आपको झेलना पड़ता है, ठीक है। तो बात मानने के लिए अगर रेडी हो तो संपर्क कीजिए इस नंबर पर और बैच ज्वाइन कीजिए, बहुत बढ़िया आपकी तैयारी होगी। ये हमारा एप्लीकेशन स्टडी 91 ऑफिशियल, सारी क्लासेस इसी पे दी गई हैं और सबसे अच्छी चीज कि हम डेमो क्लास भी प्रोवाइड करते हैं। तो आइए पहले डेमो देखिए, पसंद आए बढ़िया लगे तो क्लास ज्वाइन कीजिएगा, नहीं अच्छा लगता है कोई बात नहीं, लेकिन डेमो तो देख सकते हैं ना, इतना काम जरूर कीजिएगा, ठीक है। अच्छा लगा हो क्लास तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, यही आपसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। पीछे की सीरीज भी जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट श्रृंखला चल रही है और बहुत फायदा होगा आपका, ठीक है। धन्यवाद।